ओके, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गैलेक्सी टीचर्स क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां हम सभी टीचिंग से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज होती हैं उनकी तैयारी करते हैं। सीटेट अगस्त में होने वाला है, आपका 20 अगस्त को सीटेट का एग्ज़ाम है जो ओएमआर बेस्ड होगा। इट मीन्स पहले की तरह ऑफलाइन मोड में कराया जाएगा, ठीक है। उसके लिए अभी तक हम लोग क्लासेस आपको प्रोवाइड कर रहे थे, लेकिन अब हम लोग प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उसको शुरू कर दिए हैं। तो अभी हिंदी, संस्कृत और सीडीपी, और फिर इसके बाद ईवीएस, इंग्लिश, मैथ्स, मतलब जितने भी सब्जेक्ट्स आपके पूछे जाते हैं उन सभी सब्जेक्ट्स की जो प्रीवियस ईयर की क्लासेस हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, उसको सॉल्व कराया जाएगा। क्वेश्चंस को समझाया जाएगा, बहुत डिटेल में, बहुत आपका समय नहीं लिया जाएगा, लेकिन बहुत जल्दी भी नहीं किया जाएगा। उतना पर्याप्त समय आपको दिया जाएगा जितने में आप समझ लें और क्वेश्चंस को खुद से जवाब दे पाएँ और सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। तो इतना काम आपको कर लेना है, इतना काम आपको कर लेना है, ठीक है। आइए चालू करते हैं। ओके, चलो। ओके, तो इसका जो पार्ट 1 था 16 दिसंबर को जो एग्ज़ाम हुआ आपका, उसका जो पार्ट 1 था उसको कल हम लोगों ने कर लिया था। एक्चुअली हम लोगों का प्लान क्या है, 2 मिनट में मैं आपको वो समझा देता हूँ। हम लोगों ने 30 प्रश्न को, जो 30 प्रश्न था उसको हम लोगों ने 15-15 में डिवाइड कर लिया, क्योंकि आपको पता है कि जो 15 प्रश्न आते हैं वो हमारा सब्जेक्ट से आता है। इट मीन्स जो थ्योरी पार्ट्स होता है वहाँ से, थ्योरी सेक्शन से पूछा जाता है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में कितने चरण बताए, या जेडपीडी क्या है, इसके फोल्डिंग क्या है, लेव वाइगोस्की का, इस टाइप के जो फैक्ट पर आधारित होते हैं वो 15 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। और जो 15 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं वो पेडागोजी से संबंधित होते हैं, ठीक है। वो किससे संबंधित होते हैं? पेडागोजी से। तो जो पेडागोजी से संबंधित हमारे प्रश्न हैं उसको हमने 15, इट मीन्स आप इसे पार्ट 2 कह सकते हैं, और इसे जो पहला हिस्सा है जो फैक्ट पर डिपेंड है, बेस्ड ऑन फैक्ट, उसे हम पार्ट 1 कह सकते हैं। उसे हम क्या कह सकते हैं? पार्ट 1 कह सकते हैं। इसे हम पार्ट 2 कह सकते हैं, ठीक है। तो पार्ट 1 हमारा हो चुका है। 16 दिसंबर को जो एग्जाम हुआ था उसके पार्ट 1 को हमने कल करा दिया था। आज हम देख रहे हैं कि पार्ट 2 में, मतलब जो पेडागोजी वाला सेक्शन है उसको देखते हैं, ठीक। तो इसकी जो शुरुआत होगी वो 16 नंबर क्वेश्चन से शुरुआत होगी, ठीक है। तो आप ऐसा ना समझें कि इसके पहले का 15 कहाँ गया, ठीक है। आइए, एक प्रश्न है आपके सामने कि वंचित और हाशिए पर स्थित समूहों की भाषा और संस्कृति, मतलब जो पिछड़े वर्ग के बच्चे होते हैं, जहाँ सुख सुविधाएं, लाइट हो गई, सड़क हो गई, विद्यालय हो गए, पानी हो गए, मतलब एक अच्छा वातावरण नहीं होता है, जो मतलब आप ऐसे कह सकते हो जो सुविधाओं से वंचित हों, जो पिछड़े बच्चे होते हैं, ठीक है, उनकी बात कर रहे हैं। स्थित समूहों की भाषा और संस्कृति, भाषा मतलब जो हम शब्द का प्रयोग करते हैं, संस्कृति मतलब उनका रहना, खाना पीना, पहनावा, ठीक है, को स्कूली पाठ्यक्रम में समावेशित करने से एक अध्यापक क्या सुनिश्चित कर सकता है। मतलब समावेशी शिक्षा से ये प्रश्न है कि जो बच्चे वंचित हैं, वंचित वर्ग से आते हैं, उनके भाषा और संस्कृति को अगर हम पाठ्यक्रम में समाहित कर दें तो एक टीचर को क्या करना चाहिए? शिक्षा में समानता को अपनाना चाहिए, और शिक्षा में साम्यता, जिसे समानता और एक शब्द होता है समता, समता भी कहते हैं या साम्यता कहते हैं, ठीक है, इक्विटी, आप यहां से देखिए, ठीक, समता। फिर क्या है? सुविधा वंचित समूहों के प्रति सहानुभूति। फिर उसके बाद क्या है कि सुविधा वंचित समूहों के प्रति सहानुभूति, विशेषतः है सुविधा वंचित समूहों के लिए व्यावसायिक शिक्षा। आप इसमें 4 ऑप्शन देख रहे हैं। इसमें हम सबसे पहले का डिस्कशन करते हैं, समानता। देखो, जो समानता है वो इस बात का समर्थक है कि प्रत्येक बच्चे को समान सुविधाएं दी जाएं, ठीक है। मान लीजिए समानता एक शिक्षक अपनाता है तो कैसे वो पॉसिबल है? अगर कोई विकलांग बच्चा है, दिव्यांग बच्चा है, उसको हम सहयोग दे रहे हैं, तो क्या एक प्रतिभाशाली बच्चे को भी हम उसका हाथ पकड़ के चलाएं? नहीं हो सकता। जिसकी जैसी जरूरत हो वैसे शिक्षक को अपनाना चाहिए,
जिसकी जैसी जरूरत हो वैसे एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, अपनाना चाहिए। शब्दों का प्रयोग, जैसे वंचित समूह के बच्चे हैं तो जितने बच्चे हों उस रेशियो में उनको शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, उनकी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। समानता क्या कहती है सर, कि एक बच्चा बैठा है सामान्य वर्ग से, एक वर्ग है वंचित वर्ग, तो दोनों के लिए समान शब्दों का प्रयोग करिए, जबकि उनकी संख्या ज्यादा थी, इनकी संख्या कम थी। तो समता जो है वो ये समझाती है हमें कि जिसकी जैसी जरूरत हो वैसी हमें बात करनी है। ठीक है, जरूरत के हिसाब से उसे सहयोग देना है, आवश्यकता अनुसार किसी की मदद करना समता कहलाता है। ठीक है, तो एक शिक्षक को मेरे हिसाब से समानता सकारात्मक शब्द है, पॉजिटिव शब्द है, उससे आप निश्चिंत रहिए। लेकिन अगर दोनों में तुलना किया जाए कि एक शिक्षक के अंदर क्या होना चाहिए, तो क्लास में समता का भाव अपनाना चाहिए, जिसको जिस हिसाब की जरूरत हो। जैसे जड़ बुद्धि का बच्चा है तो उसे ज्यादा सहयोग की जरूरत है, अब प्रतिभाशाली को तो थोड़ा सा हिंट की आवश्यकता है। क्या दोनों में समानता है? समानता नहीं है दोनों में, तो आप समता इसे कह सकते हैं। तो पहले वाले ऑप्शन से ज्यादा सही मुझे कौन सा लग रहा है, बी वाला। अब आइए सुविधा वंचित समूहों के पे सहानुभूति। तो सहानुभूति आप दिखाइए, सहानुभूति होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे समता जैसा सकारात्मक शब्द अगर आया हुआ है तो इसे हम कट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर क्या है, विशेषतः सुविधा वंचित समूहों के लिए व्यवसायिक शिक्षा नहीं। हमें पाठ्यक्रम में समभाषा और संस्कृति को स्कूली पाठ्यक्रम में समावेशित करने के लिए क्या करना चाहिए, हमें समता अपनानी चाहिए। जितना उनकी भाषा और संस्कृति को महत्व चाहिए उतना ही हमें देना चाहिए। ठीक, तो बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाता है। ठीक, आइए 17 नंबर पे आइए। पर्याप्त समर्थन प्रदान करने के बावजूद एक कक्षा में एक विद्यार्थी गणितीय क्रियाकलापों को समझने में निरंतर चुनौतियों का सामना करता है, इसकी वजह क्या हो सकती है? आपको पता है कि ऑटिज्म क्या होता है? ऑटिज्म जो जिनके अंदर पाया जाता है वो बच्चे समूह से दूर रहते हैं, वो एकाकीपन होता है उनके अंदर, उनको ज्यादा किसी से लेना देना नहीं होता है, मतलब अपने आप में ही खुश रहते हैं, आत्म केंद्रित होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, ऐसे आप समझ लीजिए। ठीक है, इसमें आपने कई बार पढ़ा होगा कि गणितीय समस्याएं जिसके अंदर होती हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग से संबंधित जो समस्याएं होती हैं उसे हम डिसकैलकुलिया कहते हैं या गणितीय वैकल्य कहते हैं। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन है वो कौन सा सही हो जाता है, बी वाला ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। गणितीय संबंधित जो भी दिक्कतें होती हैं उसे हम डिसकैलकुलिया कहते हैं। ठीक है, बाकी डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित, चित्र से संबंधित, डिस्लेक्सिया पठन वैकल्य है, पढ़ने से संबंधित जो अक्षमता होती है उसे हम डिस्लेक्सिया कहते हैं। इस प्रश्न को लेकर के आप इस पे सही लगाएंगे। ठीक, आइए 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या कहता है। एक समावेशी संस्था में एक श्रव्य बाधित, श्रव्य का मतलब क्या होता है, सुनना। ठीक है, श्रव्य बाधित का मतलब उसको सुनने में दिक्कत है, विद्यार्थी की शिक्षा हेतु, मतलब समावेशी क्लास है, समावेशी स्कूल है जिसमें सभी बच्चे एक साथ पढ़ेंगे, चाहे वो प्रतिभाशाली हो, चाहे मंद बुद्धि के, चाहे दिव्यांग, चाहे जड़ बुद्धि के, प्रत्येक बच्चे एक साथ बैठकर, समावेशी का मतलब ही यही है कि सबको एक साथ लेकर के चलना। ठीक है, वहां एक श्रव्य बाधित, थोड़ा सा कान से दिक्कत है उसको सुनने में, विद्यार्थी की शिक्षा हेतु निम्न में से कौन सी रणनीति प्रभावी नहीं होगी, मतलब ऐसी कौन सी गतिविधि है इस 4 ऑप्शन में, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो उसके लिए प्रभावी नहीं होगा। ठीक है, वीडियो चलचित्रों के प्रदर्शन में उपशीर्षकों का इस्तेमाल। ठीक है, ये तो देखने से संबंधित है ना। पढ़ाते हुए अभिव्यक्ति, शारीरिक गतिविधियों और संकेतों का इस्तेमाल, ये भी मदद करेगा क्योंकि जो लोग सुन नहीं पाते उनको इशारा से समझाया जाता है। फिर क्या है, मौखिक संप्रेषण के साथ साथ शाब्दिक और चित्रित संप्रेषण का इस्तेमाल, ये भी सपोर्ट करेगा। क्या है, चौथा ऑप्शन, संप्रेषण हेतु मुख्यतः मौखिक माध्यम पर ही आश्रित रहना। देखो, अगर वो श्रवण बाधित है, श्रव्य बाधित है, तो केवल मौखिक पर ही डिपेंड रहना मुख्य रूप से, ये ठीक नहीं है। बाकी ऊपर के तीनों ऑप्शन क्या हैं, ठीक हो जाते हैं।
ठीक, तो इस प्रश्न के लिए किस पे टिक लगाएंगे? इस पे टिक लगाएंगे, यह उपयोगी या प्रभावी रणनीति नहीं होगी। ठीक, अब देखिए 19 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस कक्षाई प्रक्रिया का विश्लेषण किसी अध्यापक के वंचित समूहों के प्रति गढ़ित गूढ़ पूर्वाग्रहों को उजागर कर सकता है? मैं आपको समझाता हूं कि इस प्रश्न का मतलब क्या है। मतलब निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि, 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन किसी अध्यापक के वंचित समूहों के प्रति, मतलब कोई एक टीचर है, वंचित समूहों के प्रति जो लोग पिछड़े वर्ग से आते हैं, वंचित हैं सुविधाओं से, उनके लिए पूर्वाग्रह को उजागर करता है। मतलब ऐसा कौन सा टीचर है जो अपने आप को ओपन कर दे रहा है कि हमारे अंदर गलत धारणा है वंचित समूहों के प्रति, है ना? ये कठिन प्रश्न है, तो आप इसके शब्दों से मत घबराइए, आप सीधे सीधे ये समझिए उजागर कर सकता है किसको? पूर्वाग्रहों को। और किसके लिए? एक कक्षा अध्यापक के लिए। किसके प्रति? तो वंचित समूहों के प्रति। जो लोग, जैसे आपने आदिवासी समूह को देखा होगा, जिनके माता पिता पढ़े लिखे नहीं होते हैं, सुविधाओं से वंचित होते हैं, ऐसे ले। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो टीचर की जो असलियत है वो ओपन कर देगा? ठीक है, क्योंकि ये टीचर ठीक नहीं है, पूर्वाग्रह से ग्रसित है। ठीक है, लिंग, जाति और आर्थिक श्रेणी के आधार पर निर्धारण आसन व्यवस्था। अच्छा देखो, पहला वाला ऑप्शन है जो पूर्वाग्रह को उजागर कर रहा है कि लिंग, जाति और आर्थिक श्रेणी के आधार पर बच्चों को बिठाएंगे, कि पहले लड़की बैठेंगे, फिर लड़के, फिर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ऐसे बैठेंगे। आर्थिक श्रेणी में जो अमीर घर के बच्चे हैं वो आगे, जो गरीब है सबसे पीछे। तो ठीक है, ये ऑप्शन सही है। ठीक, आइए फिर क्या है? अध्यापक का निपुणता उन्मुखी अभिप्रेरणा शैली। ये तो उजागर नहीं कर रहा है, ये तो मतलब छिपा रहा है। ये दिखा रहा है कि एक टीचर के अंदर पूर्वाग्रह है, उससे वो ग्रसित है। फिर क्या है? अधिगम कठिनता अनुभव करने वाले बच्चों के लिए यथोचित समायोजन करना, मतलब जो बच्चे पढ़ने में कठिनाई महसूस कर रहे हों उनके लिए कुछ व्यवस्था करना। ये तो सकारात्मक कह रहा है। यहाँ प्रश्न क्या पूछा है? पूर्वाग्रहों को उजागर कर सकता है, मतलब नकारात्मक है। बच्चों की शिक्षा प्रणाली में यंत्रवादी पहलुओं का परीक्षण और प्रतिरोध और चुनौती देने के लिए प्रोत्साहित करना, मतलब यंत्रों की सहायता से उन्हें पढ़ाना। तो ठीक है, ये भी आपका सकारात्मक है। इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए वाला, कि अगर कोई टीचर किसी बच्चे को जेंडर के आधार पे, कास्ट के आधार पे या उसकी फिनेंशियल कंडीशन के आधार पे वर्गीकृत करता है, तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि वो शिक्षक पूर्वाग्रह से ग्रसित है। ऐसे शिक्षक को सपोर्ट नहीं किया जाता है समावेशी कक्षा में, तो विशेष तौर से। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कि 20 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि कक्षा में सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थियों को कैसे अवसर प्रदान करने चाहिए? ठीक है, कक्षा में सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थियों को कैसे अवसर प्रदान करना चाहिए? विशिष्ट उपलब्धि वर्ग में सम्मेलन के, मतलब जहां अचीवमेंट प्राप्त किए बच्चे बैठे हों, सफल बच्चे बैठे हों। फिर दूसरा क्या है? मौलिक खोज और सोच को बढ़ाने के। आपको पता है कि जो सृजनात्मकता होती है उसका एक तत्व है मौलिकता और एक तत्व है चिंतन, है ना? तो अगर हम मौलिकता का मतलब होता है कि जिसमें हम स्वतः से किसी चीज को निर्मित किए हों, किसी की नकल ना किए हों, ओरिजिनल हो, हमारा खुद का खोजा गया हो। ठीक है, तो सोच को बढ़ाने में, ठीक है, सृजनात्मकता के लिए ये ऑप्शन सही लग रहा है। आगे देखते हैं, परीक्षा देने के बेहतर कौशल को विकसित करने में। मैंने आपको पहले भी बताया है, बच्चे को केवल परीक्षा के लिए नहीं तैयार करना है, बल्कि उसे जीवन के लिए भी तैयार करना है। डी नंबर क्या है? अभिसारी सोच। अभिसारी सोच तो बिल्कुल नहीं, अपसारी सोच होगी, अभिसारी नहीं। ये दो सकारात्मक और नकारात्मक शब्द हैं, आपको याद रखना है। एक है अपसारी और एक है अभिसारी। एक है अपसारी और एक है अभिसारी। तो जो अपसारी सोच वाले बच्चे हैं उसे हम सृजनात्मक मानते हैं, अभिसारी को हम संकीर्ण कह सकते हैं। ठीक है, गूढ़ कह सकते हैं या रूढ़िवादी कह सकते हैं।
जो भी आप सही समझें उसे कह सकते हैं। तो देखो जो पेडागोजी वाला सेक्शन है वो बहुत कठिन नहीं होता है, उसको अगर आप समझ लें तो बहुत आसानी से उसका जवाब उसी में लिखा होता है। ठीक, आइए देखते हैं एक संरचनात्मक कक्षा में बच्चों की संज्ञानात्मक सहभागिता, संज्ञानात्मक मतलब ज्ञान समझ जानकारी को बढ़ाने के लिए सकारात्मक सहभागिता को किस प्रकार सुसाधित किया जा सकता है। मतलब एक संरचनात्मक फॉर्मेटिव क्लास है, ठीक है, उसमें बच्चों की सहभागिता सबकी होनी चाहिए। एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, बच्चों के वार्तालाप के द्वारा, ठीक है, बोलेगा, सही है। फिर क्या है, अध्यापक के संवेगों के द्वारा, अच्छा, बच्चों के सकारात्मक परस्पर संबंधों द्वारा, बाह्य रूप से अधिरोपित अनुशासन द्वारा। बाह्य रूप से जो अनुशासन है उसका तो प्रयोग करना ही नहीं है आपको। तो अगर आपको सही चुनने में कठिनाई हो रही है तो पहले गलत वाले को कट कर दीजिए, ठीक है, ये ऑप्शन तो इसमें नहीं होगा। अब आप देखिए कि कौन सा हो सकता है, तो चौथा जिसमें है वो तो नहीं है, ये दो हो नहीं सकते हैं, तो ऑटोमेटिक सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। मतलब पहला, दूसरा और तीसरा जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाता है। ठीक, आइए 22 नंबर के प्रश्न को देखिए। बच्चों की असफलता अक्सर विद्यालय की असफलता होती है। ऐसा कहा जाता है कि अगर बच्चे फेल हो गए तो पूरा सिस्टम फेल माना जाता है। निम्न में कौन सा कथन इस वाक्य का समर्थन करता है कि अगर बच्चे असफल हो गए तो पूरा विद्यालय क्या हो जाएगा, हमारा असफल हो जाएगा। ठीक, सबसे पहला है, स्कूलों का अस्तित्व विद्यार्थियों के सामर्थ्य में विभेदीकरण करने हेतु है। अच्छा, मतलब स्कूलों का अस्तित्व इसलिए बना हुआ है क्योंकि हम बच्चों में अंतर स्पष्ट कर पाते हैं, उनको वर्गीकृत कर पाते हैं। ठीक, तो ऐसा नहीं है। इसमें सकारात्मक शब्द हैं कि बच्चों की असफलता अक्सर विद्यालय की असफलता होती है, तो उसके लिए आपको चुनना है ना। इसलिए बच्चे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय बच्चों के सीखने की विविध गतिविधियों का संज्ञान नहीं करते, है ना। मतलब बच्चे कैसे सीख सकते हैं, बच्चे कैसे सीख सकते हैं, इस बात पे जो विद्यालय हैं वो कभी ध्यान नहीं दे पाते कि प्रत्येक बच्चा अलग अलग तरीके से सीखेगा, इसलिए फेल हो जाते हैं। और थॉर्नडाइक ये कहता है कि प्रत्येक बच्चे के अंदर सीखने की योग्यता पाई जाती है, कोई भी बच्चा ऐसा है ही नहीं जो सीख नहीं सकता। ठीक है, तो इट मींस बी ऑप्शन 22 वाले क्वेश्चन के लिए इसको हम अभी कुछ देर के लिए सही मानते हैं। आइए आगे बढ़िए। बच्चे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वह विद्यालय की जरूरतों का अनुपालन नहीं करते। ऐसा नहीं है कि बच्चों की कमी होती है, बच्चे अच्छे होते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा चल रही है तो बच्चों की कमी मत निकालो। ठीक है, फिर क्या है डी वाला, बच्चे योग्यता की कमी और निम्न बुद्धि लब्धि की वजह से असफल होते हैं। ऐसा भी नहीं है, अगर हम निम्न बुद्धि के बच्चे को पढ़ाएं लिखाएं तो वो भी समझदार बन सकता है। तो 22 वाले ऑप्शन के लिए कौन सा होता है, ये बी ऑप्शन, बच्चे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय बच्चों के सीखने की विविध गतियों का संज्ञान नहीं करते कि बच्चे किस किस तरीके से सीखेंगे। आइए 23 नंबर पे आते हैं कि किसी संप्रत्यय के प्रासंगिक और अर्थपूर्ण होने के लिए क्या आवश्यक है। मतलब कोई कॉन्सेप्ट है हमारा, वो सही है, प्रासंगिक का मतलब सही है, अर्थपूर्ण है कि नहीं, इसके लिए क्या आवश्यक है। तो उपयुक्त परिभाषा द्वारा पढ़ाया जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं, परिभाषा का प्रयोग तो आपको करना ही नहीं है। बच्चे के जीवन से संबंधित सामाजिक परिप्रेक्ष्य से जोड़कर पढ़ाना, बिल्कुल ये एकदम सकारात्मक है कि बच्चे के जीवन से संबंधित उसे पढ़ाइए, उसे समझाइए, तो हम ऐसे कॉन्सेप्ट जल्दी क्लियर कर सकते हैं। फिर क्या है कि पाठ्य पुस्तक से बच्चों की कॉपी में ज्यों का त्यों लिखवाना, नो। अच्छे से रट लेना ताकि विद्यार्थी प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले, रटने पर बिल्कुल भी बल नहीं देना है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है, बी वाला। ओके, जीवन से संबंधित जो भी है उनको करना है। एक कक्षा में बच्चों के असफलता के भय को दूर करना क्यों जरूरी है। एक कक्षा है जिसमें बच्चों की असफलता, बच्चों को लगता है कि हम असफल हो जाएंगे, उसे दूर करना है तो क्या जरूरी है, क्या आवश्यक है। एक कक्षा में अध्यापक बच्चों के भय को संभाल नहीं सकता, ऐसा नहीं है, संभाल सकता है बिल्कुल, अपने शब्दों से वो क्या नहीं कर सकता, है ना।
विद्यालय बच्चों के भावात्मक जीवन की जिम्मेदारी नहीं ले सकता, पूरी डेवलपमेंट की जिम्मेदारी उसकी होती है विद्यालय की। असफलता और त्रुटियां बच्चे के अधिगम का स्वाभाविक हिस्सा हैं। बिल्कुल, थॉर्नडाइक भी यही कहता है कि प्रयास एवं त्रुटि, देखो थॉर्नडाइक का नाम नहीं लिया है, लेकिन थॉर्नडाइक से यह प्रश्न आपसे पूछा गया है कि बच्चे जब अधिगम करते हैं तो वो प्रयास करते हैं और उसी प्रयास के दौरान उनमें क्या होती है, त्रुटि पाई जाती है। उसी प्रयास के दौरान उनमें क्या पाई जाती है, त्रुटि। तो बच्चे को ये बताइए कि असफलता और गलती दोनों तुम्हारे सीखने का एक हिस्सा है, तो इससे घबराना नहीं चाहिए, इससे उनके अंदर जो भय है वो कम हो जाएगा। ठीक, डी नंबर देख लीजिए कि भय का एहसास करने वाले बच्चे विकासात्मक रूप से विफल हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, जो डरते हैं वो और अच्छे हो जाते हैं पढ़ने में। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही है, असफलता और त्रुटि सीखने का एक हिस्सा है, अधिगम का एक हिस्सा होता है। आइए 25 नंबर पे, अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि पुरस्कार देना अधिगमकर्ताओं को मतलब स्टूडेंट्स को, अधिगमकर्ताओं को मतलब क्या है, स्टूडेंट्स को अभिप्रेषित करने का उत्तम तरीका नहीं है। मतलब बच्चों को अगर ज्यादा पुरस्कार दिया जाए तो फिर वो पुरस्कार के लिए ही काम करने लगते हैं, उनके अंदर की जो स्वतः की इच्छा होती है काम करने की वो खत्म हो जाती है। ठीक है, यही प्रश्न है आपका कि अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि पुरस्कार देना अधिगमकर्ताओं को अभिप्रेषित करने का उत्तम तरीका नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि केवल पुरस्कार देकर ही अच्छे काम करवाए जा सकते हैं, फिर उसके अंदर की जो आंतरिक इच्छा होती है वो खत्म हो जाती है। बिना पुरस्कार के भी अच्छे काम करवाए जा सकते हैं, क्योंकि इससे आंतरिक अभिप्रेरणा क्षीण हो जाती है। बिल्कुल सही है, इससे आंतरिक अभिप्रेरणा खत्म हो जाती है। अभिप्रेरणा मतलब कार्य करने की इच्छा, आंतरिक मतलब हमारे अंदर की जो कार्य करने की इच्छा है वो समाप्त हो जाती है। इससे आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ जाती है नहीं। फिर क्या है, इससे बाह्य अभिप्रेरणा क्षीण हो जाती है। ठीक है, फिर क्या है, इससे आंतरिक और बाह्य दोनों क्षीण हो जाती है नहीं। ठीक है, इस पे आपका जो 25 नंबर पे है उस पे कौन सा सही है, ए वाला आपका सही हो जाता है। कौन सा, अभिप्रेरणा जो आंतरिक है वो खत्म हो जाती है। मतलब फिर बच्चा पुरस्कार पे ही डिपेंड हो जाता है, उसको लगता है कि पुरस्कार ही सही है, पुरस्कार पे डिपेंड हो जाता है। ठीक, उसके अंदर की इच्छा खत्म हो जाती है। आइए 26 नंबर पे, निम्न में से अभिलक्षणों का कौन सा दल, मतलब कुछ अभिलक्षण दिए गए हैं, इनमें से कौन सा समूह ऐसा है, कौन सा ऑप्शन ऐसा है उत्तम समस्या समाधानकर्ताओं को इंगित करता है। मतलब ऐसा कौन सा समूह है जो जिसको पढ़ के आपको लगता है कि ये समाधान, मतलब किसी भी समस्या का बेहतरीन समाधान बता सकता है। सृजनात्मकता, ठीक है, प्रतिक्रियात्मक, ये भी सही है। अनम्यता नहीं, नम्यता होनी चाहिए। अच्छा, अनम्यता की कमी, इसका मतलब उसमें नम्यता है। ठीक है, तो क्रिएटिविटी, लैक ऑफ रिस्पॉन्सिट और क्या है, डाइवर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, सही है। अब सारी चिंतन, ओके। अनम्यता की कमी मतलब नम्यता है, उसके अंदर लचीलापन। नम्यता का मतलब होता है लचीलापन, तो मतलब अलचीलापन की कमी। ठीक है, बी नंबर क्या है, क्रियात्मक जड़ता, सृजनात्मकता, अभिसारी चिंतन। मैंने आपको कहा था कि अभिसारी चिंतन को सपोर्ट नहीं करना है। प्रतिक्रियात्मक अनम्यता की कमी, अभिसारी चिंतन बिल्कुल आपको सपोर्ट नहीं करना है। अपसारी चिंतन, क्रियात्मक जड़ता, प्रतिक्रियात्मक अनम्यता, जड़ता जैसे शब्दों को अभी आपको प्रयोग नहीं करना है, इसलिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है, ए वाला 26 का ए हमारा सही हो जाएगा, जिसमें सृजनात्मकता भी है, प्रतिक्रियात्मकता भी है, मतलब किसी के प्रति रिस्पॉन्स ज्यादा ना करना। फिर क्या है, अनम्यता, मतलब अनम्यता देखो ये आपको फंसाया हुआ है, यहां आप डाइवर्जेंट से समझना। ठीक, डाइवर्जेंट क्या है, अपसारी चिंतन, मतलब लचीलापन, लचीलापन भी आपका इसमें होना चाहिए। ओके, नम्यता का मतलब लचीलापन, अनम्यता का मतलब लचीलापन का ना होना। 27 नंबर क्वेश्चन को देखिए। देखो जो पेडागोजी वाले सेक्शन के क्वेश्चन हैं वो थोड़ा सा बड़े होते हैं, इससे आप घबराइए नहीं,
इनका कोई अर्थ नहीं होता है, एक छोटी सी बात पूछते हैं, बस ये आपकी समझ को देखना चाहते हैं कि आप पढ़ के इनको समझ सकते हो कि नहीं। जो हम छोटी सी बात पूछना चाह रहे हैं उसका जवाब आप दे सकते हो कि नहीं। ठीक है। शिक्षिका के विद्यार्थियों की, शिक्षिका कोई मैडम है, कि विद्यार्थियों की सफलता और असफलता के बारे में विचार अक्सर उनके सीखने और अभिप्रेरणा को प्रभावित करते हैं। मतलब कोई टीचर है जब ये सोचता है कि कौन सा बच्चा फेल होगा, कौन सा बच्चा पास होगा, या बच्चे फेल हो जाएंगे या बच्चे पास हो जाएंगे, तो ऐसे में बच्चे को जब हम सिखाने जाते हैं तो वो प्रभावित होता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फिर से प्रश्न को पढ़ लीजिए। शिक्षिका के विद्यार्थियों की सफलता और असफलता के बारे में विचार अक्सर उनके सीखने व अभिप्रेरणा को प्रभावित करते हैं। जैसे हम ही नेगेटिव हो जाएं आपके लिए तो फिर हम नेगेटिव तरीके से पढ़ाएंगे, और जब हम नेगेटिव तरीके से पढ़ाएंगे तो आप फिर सीख कहाँ पाओगे? निश्चित रूप से आपकी जो अभिप्रेरणा है, आपकी जो इच्छा है वो भी कमजोर हो जाएगी, और जो सीखने की शक्ति है वो भी आपकी कमजोर हो जाती है। इसलिए क्या करना चाहिए? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? शिक्षक की अपेक्षाएं बच्चों के सीखने को बेहद प्रभावित करती हैं, बच्चे के सीखने को बेहद प्रभावित करती हैं। ठीक है। शिक्षक को कक्षा में बच्चों की स्वायत्तता को काबू रखना चाहिए। ठीक है। शिक्षक को बच्चों को प्रतिस्पर्धा करने व एक दूसरे से बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, अक्सर उसे सीखने में प्रेरित कर। ठीक है, ओके, मानते हैं कुछ देर के लिए। फिर क्या है? शिक्षक को ऐसे विद्यार्थियों को हर हालत में असफलता से बचने के लिए रणनीतियां प्रशिक्षित करनी चाहिए। मेरे हिसाब से शिक्षक की जो अपेक्षाएं होती हैं वो सीखने को बेहद प्रभावित करती हैं। मतलब अपेक्षाएं मतलब हम आपसे उम्मीद करते हैं। ठीक है, हम आपसे क्या करते हैं? उम्मीद करते हैं और ये सोचते हैं कि आप अच्छे बनोगे, आप सीख लोगे, तो जो मेरी अपेक्षा है उससे आपको एनर्जी मिलती है। इसलिए इसमें ए ऑप्शन को हम सही लगाएंगे, और सी वाला जो प्रतिस्पर्धा करने और एक दूसरे से बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। मतलब देखिए, उनके अंदर हमको प्रोत्साहन भरना है, लेकिन एक दूसरे के प्रति एकदम दिखा करके, एक दूसरे को नीचा दिखा करके नहीं करना है। इसलिए सी ऑप्शन को हम रोकेंगे और ए वाले ऑप्शन को सही मानते हैं। देखिए, कभी कभी आपको दो ऑप्शन सही लगेंगे, उसमें भी आपको चूज करना होगा कि विच इज राइट, उसमें से कौन सा सही है। शिक्षिका कक्षा में सकारात्मक रूप से सीखने का वातावरण किस प्रकार सुनिश्चित कर सकती है? मतलब एक मैडम है, वो किस तरीके से एक वातावरण क्लास में बनाए कि सभी बच्चे सीख सकें? एक तय एवं निर्धारित समय सारणी का अनुपालन करके, चलो कुछ देर के लिए मानते हैं फिक्स्ड है, लेकिन फिक्स्ड चीजों को मानना नहीं है। ठीक है। फिर क्या है? पुरस्कार एवं सजा का प्रयोग करके बच्चों को अनुशासित रखकर, बिल्कुल नहीं, पुरस्कार और दंड का प्रयोग मत करिए ज्यादा। बच्चों के संवेगों को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बनाकर, बिल्कुल जो उनकी भावनाएं हैं, जो उनकी फीलिंग्स हैं, वो सीखने का एक हिस्सा है, इसको हम सपोर्ट करते हैं इससे ज्यादा। ठीक है। फिर क्या है? बच्चों की क्षमता के आधार पर उनका विभेदीकरण। ओहो, क्षमता तो उनकी समझनी है, लेकिन उनको अलग अलग बांटना नहीं है, विभेदीकरण उनमें नहीं करना है। इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? सी वाला, कि उनकी जो भावनाएं हैं उसे हम समझ सकें और उससे उनको जोड़ सकें। ठीक है, ताकि वो आराम से समझ सकें। अगर कोई डर रहा है तो उसको हम अपने तरीके से समझाएंगे, उसको दिखाएंगे कि आप कैसे पढ़ सकते हो, बिल्कुल डरना नहीं है, जो त्रुटियां हैं, जो गलतियां हैं, वो सीखने का ही एक हिस्सा है। इस टाइप से उनसे बातें करके। 29 नंबर क्या कहता है कि क्या एक शिक्षक को कक्षा में एक सत्ताधारी व्यक्ति के रूप में देखा जाना चाहिए जिसे कोई चुनौती ना दे सके? मतलब डिक्टेटरशिप, तानाशाही के रूप में क्या उसे देखा जाना चाहिए? तो हाँ वाले जितने ऑप्शन है उसको तो कट कर दो। डिक्टेटरशिप के रूप में तो देखा ही नहीं जाना चाहिए। ओके सर। नो वाले को पढ़ते हैं। नहीं, विद्यार्थी ऐसे शिक्षकों से प्रश्न पूछने में हिचकते हैं जिससे उनकी कॉन्सेप्चुअल जो क्लियरेंस है वो कम हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। अगर आप तानाशाह हैं तो आपसे हम प्रश्न नहीं पूछेंगे, और जो हम अपने अंदर एक कॉन्सेप्ट बनाना चाहते थे वो नहीं बना पाएंगे। डी नंबर क्या है? आज के तकनीकी युग में शिक्षक विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया को अप्रासंगिक नहीं,
ऐसा कुछ नहीं है। आपको सी वाला ऑप्शन मिल चुका है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो प्रश्न पूछने से बच्चे हिचकते हैं, फिर उसका जवाब देने में असमर्थ हो जाते हैं। आइए, कक्षा में परिचर्चा के दौरान क्या एक शिक्षिका को विद्यार्थियों के गलत उत्तर को सही करने चाहिए? देखो, हमें उनको यह बताना है कि जो तुम गलती कर रहे हो वो जीवन का तुम्हारे सीखने का एक हिस्सा है, लेकिन उनके सही प्रश्न को हमको गलत प्रश्न को सही नहीं करना है। इस बात को समझिएगा। क्या है? हाँ, बच्चों की त्रुटियां को तुरंत संशोधन करना चाहिए। ओके, ठीक है। फिर क्या है? नहीं, बच्चों को अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बिना गलत होने के भय से। बिल्कुल सही है, ठीक है। मतलब हमें गलत उत्तर को सही तो नहीं करना चाहिए। उत्तर नहीं, क्या प्रश्न है कि कक्षा में परिचर्चा के दौरान, बातचीत करने के दौरान एक शिक्षिका को विद्यार्थियों के गलत उत्तर को सही करने चाहिए? तो पहली बात तो है नहीं, ठीक है। जहां हां हां लिखा है उसे कट कर दीजिए। नहीं करना चाहिए, हमें बिल्कुल नहीं करना है। बच्चों को, देखो यहां कॉमा लगा हुआ है, नहीं के बाद कॉमा है, बच्चों को अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। सही गलत को तो सही नहीं कहेंगे, लेकिन उन्हें हम प्रोत्साहित करेंगे कि तुम बोलो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। गलत ही बोलोगे, 2-4 बार गलत बोलोगे, बाकी तुम सही बोलने लगोगे कुछ दिन के बाद। तो बिना गलत होने के भय से उन्हें करना है। फिर क्या है? गलत उत्तर हमेशा संज्ञानात्मक स्पष्टता की कमी को दर्शाते हैं, इसलिए हमेशा सुधारना चाहिए। बस मौका दे दिया गया ना अभिव्यक्त करने का मौका, इससे अच्छा ऑप्शन आपके लिए नहीं हो सकता। बच्चे स्कूल में सही जानकारी प्राप्त करने के लिए आते हैं, इसलिए उन्हें उत्तरों को तुरंत सुधारना चाहिए। मैक्सिमम लोग इसी को लगाएंगे, है ना। ये भी ऑप्शन सही है, लेकिन अगर आप दूसरे को देखिए तो दूसरा वाला मजबूत है इन तीनों की अपेक्षा, कि बच्चे को प्रोत्साहित करिए बोलने के लिए बिना गलत होने के डर से। मतलब वो गलती ना करे, गलत ना हो, बिना उसके आप उसको प्रोत्साहित करते रहिए। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आई होगी। देखिए, ये प्रश्न दोबारा रिपीट तो नहीं होंगे, लेकिन इनसे संबंधित इनके जैसे ही प्रश्न रिपीट होंगे। अगर आप इन प्रश्नों को करेंगे तो निश्चित रूप से आप आने वाले एग्जाम में 20 अगस्त को अच्छा सा मार्क्स, मतलब क्वेश्चंस को खूब आसानी से कर सकेंगे, पढ़ सकेंगे, ताकि आप 120 का जो टारगेट हम लोग लेकर के चले हुए हैं शुरू से कि हमको 120 प्लस मार्क्स लाने हैं, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से सभी विषयों की जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कशन कराया जा रहा है, पार्ट 1 पार्ट 2 करके। पार्ट 1 में हम किसको पढ़ रहे हैं? जो हमारा सब्जेक्ट से संबंधित है, और पार्ट 2 में पेडागोजी सेक्शन को पढ़ रहे हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट डेट के पेपर को लेकर के। तब तक अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।